हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज ईएमआई के लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं। इसके पहले हम लोग ने फैराडे लॉ पर बेसिक डिस्कशन किया था, लेंज लॉ क्या होता है हम लोग ने समझा था, उस पर कुछ एप्लीकेशन किए थे लास्ट वाले वीडियो में, और मोशनल ईएमएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में सीख रखा है। मैंने पहले बताया बच्चों, हम लोग ये डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं चल रही है, हम लोग यहां पर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को बस जान रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस कर रहे हैं ताकि फटाफट हम लोग सिलेबस को रिवाइज करते हुए एंड तक पहुंच पाए। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं और शुरुआत होने वाली है कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, जिसकी थियोरी ठीक लेक्चर नंबर 2 में बताई गई थी। लेक्चर नंबर 2 के एंड की तरफ उन्होंने बात किया था ना, मोशनल ईएमएफ पर, रोटेशनल ईएमएफ पर, उसी की एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं बच्चों। ठीक है, और किसी बच्चे कोई भी अगर डाउट रहता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर जिस पर डिस्कशन करने की जरूरत है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अपने डाउट भी शेयर कर सकते हैं, और शेयर करने के लिए जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। अ कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम of side A and a long straight wire carrying current I are located in the same plane as shown in figure. The frame moves to the right with a constant velocity v. The EMF induced in the frame will be proportional to. तो बच्चों यहां पे एक स्क्वायर फ्रेम दिया गया, ये करंट कैरिंग वायर, ये फ्रेम, और इस फ्रेम की स्पीड इस तरफ v है। बताया गया है, मतलब सवाल पूछा गया है कि EMF इनमें से किसके प्रोपोर्शनल है। ये चार ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में बच्चों हम लोग ने सीखा था कि जब कभी एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एक रॉड मूव करती है, इस रॉड की वजह से एक वोल्टेज डेवलप होता है, और वो वोल्टेज कितना होता है, E इक्वल्स टू BVL, राइट। जब कभी कोई कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है तो वह एक बैटरी की तरह बिहेव करती है, उसका EMF होता है BVL अगर VL और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और अगर ना हो कैसे क्या करना है मैंने वहां कॉन्सेप्ट बता दिया है, एप्लीकेशन कर रहे हैं अभी तो सिर्फ। ठीक है ना, तो यहां पर ये करंट कैरिंग वायर के वजह से, अगर चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, अगर ये करंट कैरिंग वायर है और यहां पे कहीं फाइंड करना है कि बी किस तरफ होगा, तो L क्रॉस बी देखोगे तो यहां पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ये कॉइल इस तरफ मूव करता हुआ। ठीक है, बात क्लियर है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के पास है ये वाला एंड, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और ये दूर है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कम पहुंच रही होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दोनों वायर्स का स्पीड इस तरफ ही है, तो दोनों ही सेम पोलैरिटी वाले बैटरी की तरह बिहेव करने वाले हैं, दोनों ही सेम पोलैरिटी वाले बैटरी की तरह बिहेव करने वाले। मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूं, अगर यहां पर मैं इसे मार्क करूं A B C एंड D, मैं बोल रहा हूं BC और ये AD दोनों का ही लेंथ और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। पर ये जो DC है या CD बोल दो, ये AB बोल दो, इधर इस रॉड का लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, तो इनकी वजह से कोई मोशनल ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। मैंने कल बताया था मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है सिर्फ तब की बात करनी है। अगर दे आर पैरेलल, मतलब वेलोसिटी और लेंथ अगर पैरेलल है या फिर ऐसा कुछ, वहां पे ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, वहां पे मोशनल ईएमएफ का बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे किसके लिए भाई, एडी के लिए और बीसी के लिए बात करने वाले हैं। अब देखो ये जो वायर एडी है, ये जो वायर एडी है, इसका जो दूरी है इस करंट कैरिंग वायर से, और ये जो वायर बीसी है इसका जो दूरी है, वो दूरी ज्यादा, ये दूरी कम है, बोलकर यहां बी ज्यादा यहां बी कम है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं जो नेट ईएमएफ इंड्यूस होगा, हम लोग बोल सकते हैं EAD माइनस EBC। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं ऐसा भाई, मैंने बोला था जब भी कोई कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो एक बैटरी की तरह बिहेव करता है, और वायर AD हो, ये अगर एक इस तरह की बैटरी की तरह बिहेव करता है तो वायर BC भी इसी तरह की बैटरी की तरह बिहेव करेगा। कारण बड़ा सिंपल सा, मुझे पता है ये अगर करंट कैरिंग वायर है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की तरफ बनेगा। ये आराम से तुम ऑपरेट कर सकते हो। तरीका नंबर 1, अगर ये थंब करंट हो तो कर्ल मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसता हुआ यहां से बाहर निकलता हुआ, इधर से अंदर घुसता हुआ वहां से बाहर निकलता हुआ, है ना। पर ये पास में है
तो यहां फील्ड ज्यादा बनेगा, वो दूर है तो फील्ड कम बनेगा। आई होप सबको फॉर्मूला याद है। करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस, राइट। तो यहां पर डिस्टेंस छोटी है, बी ज्यादा, यहां डिस्टेंस बड़ी है, बी छोटा। मुझे पता है ई का फॉर्मूला होता है बी वी एल, तो दोनों में सेम वी है, सेम एल है, बट दोनों के इधर में इधर बी ज्यादा इधर बी कम, इसलिए मैंने लिखा ई ए डी माइनस ई बी सी होता है मैं नेट ई एम एफ। ठीक है, पोलैरिटी अगर ऑब्टेन करना नहीं आ रहा है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया पोलैरिटी कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एग्जैक्टली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अगर बोलना है कि भाई बैटरी का डायरेक्शन निकालो कि बैटरी की पोलैरिटी कैसी होगी, तो अपने को पता है ये एफ है, ये बी है, ये आई है, याद है एफ बी आई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो बच्चों ये अगर थंब पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स, ये फिंगर पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पॉइंट करेगा कि प्लस पोलैरिटी ऊपर होगा। अगर ये फिंगर ऊपर है मतलब प्लस पोलैरिटी ऊपर होगा, और ऑब्वियसली नेगेटिव पोलैरिटी नीचे होगी। तो इस वाले और इस वाले दोनों के लिए पोलैरिटी एक जैसी है, तो यहां पे नेट ईएमएफ दोनों को माइनस करने पे ही आएगा ना। समझ रहा ना, माइनस करने पे कैसे आएगा, अगर ईएमएफ ज्यादा तो नेट करोगे तो क्या दिस माइनस दिस, और वहीं अगर ये माइनस प्लस फिर माइनस प्लस हो तो दोनों ऐड करते, बट माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा ईएमएफ। शुरू करते हैं अब काम करना। मुझे पता है दोनों का V और L सेम है। बात करते हैं B की, तो B क्या है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। पहले मैं AD के डिस्टेंस की बात करूं बच्चों, ये सेंटर से ना, ये सेंटर से यहां की दूरी x है, ये पूरी दूरी a है, तो ये दूरी कितनी है a बाई 2, तो यहां तक की दूरी कितनी होगी x माइनस a बाई 2 माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। तो अगले एंड की दूरी कितनी होगी, अगर यहां सेंटर तक x है और ये बचा हुआ दूरी वापस a बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां की दूरी हो जाएगी x प्लस a बाई 2। सही है, आराम से अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, आराम से इसे अब सॉल्व करते हैं। मुझे म्यू नॉट आई 2 पाई वी एल आराम से कॉमन दिख रहा है, जो बचा है वो क्या है 1 बाई एक्स माइनस ए बाई 2, तो मतलब हो जाएगा 2x माइनस ए, ऊपर चला गया 2। कैसे, x माइनस ए बाई 2 लिख देंगे, 2x माइनस ए बाई पूरा बाई 2 था तो ऊपर चला गया 2, माइनस 1 बाई, इसको भी 2 लिख देता वैसे ही, 2 बाई 2x प्लस ए। कैसे हो रहा समझ आ रहा है, x प्लस ए बाई 2 है तो 2x प्लस ए बाई 2 ऊपर चला गया, है ना। आगे सॉल्व करते हैं फटाफट, म्यू नॉट आई वी एल बाई 2 पाई, यहां सॉल्व करने बैठेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, ये एलसीएम लेने पर 2x प्लस ए ऊपर में इधर में और 2x माइनस ए इधर में, तो 2 कॉमन ले लो वापस, 2 भी कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट आई वी एल बाई 2 पाई, ऊपर में कॉमन 2 आ गया, और ये रहेगा 2x प्लस ए माइनस 2x प्लस ए। कैसे भाई, 2x प्लस ए 2x माइनस ए, 2x प्लस ए माइनस 2x माइनस ए में क्या हो, माइनस 2x बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए बन जाएगा, हाँ है ना। यहां माइनस था तो ये माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या बचेगा ऊपर 2a, और दिख रहा है स्ट्रेट अवे कि मेरा जो नेट ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल किसके है, 1 बाई 2x माइनस ए इंटू 1 बाई 2x प्लस ए दिख रहा है, बाकी सब कांस्टेंट की तरह बाहर हो जाने वाला है, कॉमन हो जाने वाला है। यस और नो, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट। ये दिख रहा है, ये ऊपर में a प्लस ए 2a होगा, 2a बाहर आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बाकी सारी चीजें एक तरफ, जो प्रोपोर्शनलिटी वाली बात आ रही है, एक्स पर डिपेंडेंट वाली बात, वो ऑप्शन बी मैच कर रहा है और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप हम लोग ने सारा कॉन्सेप्ट पेपर रिवाइज कर लिया और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बच्चों, और एक बार ड्रिल करते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। तो एक अच्छा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर, अ स्क्वायर, अ सर्कुलर एंड एन एलिप्टिकल लूप all in the xy plane are moving out of a uniform magnetic field। मतलब यहां पर फील्ड कोई बाउंड्री रीजन है मान लेते हैं, ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि यहां पे अगर फील्ड है ना, ऐसे फील्ड होता है ना, तो फील्ड के बाउंड्री पर ये लूप्स हैं। अब अंदर की तरफ फील्ड है या बाहर की तरफ फील्ड है बात नहीं है। लेट्स से अगर कोई रेक्टेंगल लूप हो तो कुछ इस तरह बाहर निकलता हुआ, या स्क्वायर लूप हो तो कुछ इस तरह बाहर निकलता हुआ, या सर्कुलर लूप हो तो कुछ इस तरह बाहर निकलता हुआ, या एलिप्टिकल लूप हो तो कुछ इस तरह, मतलब सब बाउंड्री पर है, सब बाहर निकल रहे हैं। तो जब ऐसे बाहर निकल रहे होते हैं या फिर अंदर एंटर कर रहे होते हैं बच्चों, तो वहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर हम लोग
फैराडे लॉ का इस्तेमाल करने वाले हैं रीजनिफाई करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में मेंशन किया गया है आर मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी बता दी गई है, मतलब डायरेक्शन बता दिया गया, वेक्टर v दिया गया v i कैप, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस। अगर मान लेते हैं बच्चों, अगर ये डायरेक्शन है x, ये डायरेक्शन है y, अंदर के डायरेक्शन को z और बाहर के डायरेक्शन को, अंदर के डायरेक्शन माइनस z और बाहर के डायरेक्शन को प्लस z, बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, नेगेटिव z की तरफ है, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दिस लूप्स आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर, इनमें से किनका इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो फैराडे का लॉ कहता है, फैराडे का लॉ समझाता है E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, मतलब मेरा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कि फ्लक्स का चेंज का जो रेट है वो कैसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसा है। मतलब अगर फ्लक्स हर सेकेंड इक्वल अमाउंट से बदल रहा है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा यहां पर ना वो कांस्टेंट होगा। तो सवाल है इनमें से किसमें फ्लक्स बराबर रेट से चेंज नहीं होगा। तो देखो अगर इन सारे लूप्स का स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड सेम, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, तो अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से बाहर निकल रहा है तो पर सेकेंड जो एरिया बाहर निकल रहा है यहां पर वो सेम रहेगा, रेक्टेंगल के लिए भी स्क्वायर के लिए भी। पर सेकेंड जो पार्ट ऑफ ये कॉइल बाहर निकलेगा, जो एरिया ऑफ कॉइल बाहर निकलता जाएगा वो कांस्टेंट होगा। तो अल्टीमेटली जो फ्लक्स लिंक्ड है वो यूनिफॉर्म रेट से बदल रहा होगा, यूनिफॉर्म रेट से घट रहा होगा प्रिसाइसली, है ना, क्योंकि हर सेकेंड अगर वो बाहर निकल रहा है, इक्वल एरिया बाहर निकल रहा है तो हर सेकेंड इक्वल अमाउंट का फ्लक्स घट रहा है। फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए कॉस थीटा, या पे थीटा जीरो है तो बी इंटू ए, तो हर सेकेंड जो एरिया है वो इक्वल अमाउंट से बदल रहा है, इक्वल अमाउंट से फ्लक्स घट रहा है, मतलब यहां पर और यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। वहीं पर सर्कल में और एलिप्स में मैं बिना ज्यादा माथा बच्चे की डिटेल के साथ भी बता सकता हूं कि सर्कल जब बाहर निकल रहा होता है, देखो जब सर्कल जस्ट स्टार्ट कर रहा होता है तो बहुत ये जो एरिया बाहर निकलता है, अब अगर वो बाहर निकलेगा उसका ये एज इक्वल उतना ही स्पीड से बाहर जा रहा है, बट जब अब वो बाहर निकला तो यहां पर जो एरिया चेंज होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा चेंज होगा। एंड सेम गोज विद एलिप्स ऑल्सो, है ना, सेम गोज विद एलिप्स ऑल्सो। एलिप्स और सर्कल में देखा जाए तो भाई एलिप्स तो और एसिमेट्रिकल होता है, सर्कल तो फिर भी सिमेट्रिकल है। तो यहां पर कहा जाता है सर्कल और एलिप्स में इक्वल एरिया बाहर नहीं निकल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, मतलब फ्लक्स यूनिफॉर्म रेट से नहीं बदल रहा है। अगर फ्लक्स यूनिफॉर्म रेट से ना बदले मतलब ईएमएफ भी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है भाई, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर circular and elliptical loops. The induced EMF during the passage of these loops out of the field region will not remain constant for circular and elliptical loops. बाकी rectangular और square के लिए constant रहेगा, but elliptical और circular के लिए constant नहीं रहेगा, क्योंकि equal area equal time पे बाहर नहीं निकल रहा है बोल सकते हैं, या फिर flux uniform rate से नहीं बदल रहा है in case of circle and ellipse। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी क्वेश्चन में तो समझ से भी कर सकते थे, मतलब बैठ के मैथमेटिकल जाने का जरूरत नहीं पड़ा, चाहो तो बैठ के मैथमेटिकली भी कर सकते थे। हम लोग सीधा लिखते एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और बोलते जो एक एंड है वो एक यूनिफॉर्म रेट से बाहर निकल रहा है ना, उसकी स्पीड एक कांस्टेंट है। फिर बैठ के एक मैथमेटिक्स ड्रॉ करते हो, देखते अच्छा जो फ्लक्स है या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो आर डिपेंडेंट है या फिर ना अलग अलग टाइम पे बदल रहा है, क्योंकि कितना पार्ट बाहर आ रहा है नहीं आ रहा उस पर निर्भर कर रहा है। इस तरीके से ना हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं जहां से हम लोग प्रूव कर दे कि भाई ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बदलेगा, पहले बढ़ेगा घटेगा जो भी एक्सप्रेशन आएगा, वहीं पे बाकी सब में ई का वैल्यू कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ जाएगा। हम लोग चाहे तो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज रोटेटेड विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। तो भाई ये है ओमेगा, ये है आर, a cycle wheel of radius this is rotated with a constant angular speed in a region of magnetic field of 0.1, ये हो गया magnetic field which is perpendicular to the plane of the wheel, the EMF generated between its center and the rim is, तो भाई हम लोग ने कल ही फॉर्मूला पढ़ा था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये है रोटेशनल EMF का फॉर्मूला जहां पर b है 0.1, जहां पर ओमेगा का वैल्यू दे दिया गया है 10 और L की वैल्यू दे दी गई है 0.5, तो का स्क्वायर बाई 2। चेक करें
तो 0.1 इंटू 10 गायब कर दो, 0.25/2 मतलब लाइक 12.5/100, मतलब मैंने 25/100 कर दिया था पहले ताकि कैलकुलेशन एरर ना हो, तो ये हो गया 0.125 वोल्ट। ऑप्शन बी इक्वल्स टू हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। भाई इस पर फॉर्मूला हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में सीखा था, फॉर्मूला अप्लाई किया फटाफट। आगे बढ़ते हैं। अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग होना था, of radius r is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field। मतलब एक सेमी सर्कुलर कॉइल है जो सीधा गिर रहा है और यहां पे इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। अ सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और कॉइल इस तरह गिरता हुआ, ठीक है, कॉइल इस तरह गिरता हुआ भाई, और द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग व्हेन इट्स स्पीड इज v। तो हम लोग को इस एंड और इस एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा बताना है। तो भाई अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में नीचे गिरता हुआ एक रिंग है, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि हम लोग इसे एक इतना लंबा वायर भी एज्यूम कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका लेंथ कितना है देन 2r, ये लेंथ कितना है 2r। तो बच्चों ईएमएफ कितना होगा BVL। डायरेक्शन की बात नहीं करने कही गई है, सवाल में है ही नहीं, तो सीधा BVL है ना। मैंने क्या बताया, कोई भी शेप का अगर वायर हो तो शॉर्टेस्ट लेंथ लिया जाता है बिटवीन द टर्मिनल्स, तो यहां पे BVL। और ऑब्वियसली यहां वेलोसिटी अगर इस तरफ है और ये L है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। BV × 2R विल बी दी फॉर्मूला। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। और तो बाकी ऑप्शन में कुछ अनऑप्शन अभी BV πr² 2, ऐसे तो डायमेंशनली भी गलत है ये πr/BV एंड r इज एट, तो ये πr/BV होगा नहीं, शॉर्टेस्ट लेंथ लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी 2r/BV है ना, 2r/BV एंड r इज एट हायर पोटेंशियल। यहाँ पे r एट हायर पोटेंशियल चेक करना है, कर लो। फ्लेमिंग कौन सा रूल यूज करोगे, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है भाई, अगर ये थंब F है, ये फिंगर B है और ये I है FBI, जिसमें ये फिंगर पॉइंट करता है टुवर्ड्स किधर, टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल या जिस तरफ करंट इंड्यूस होगा अगर सर्किटरी क्लोज होती तो स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, मुझे दिख रहा है ये थंब किधर पॉइंट करना है, अलोंग मोशन ऑफ करंट या फिर अलोंग फोर्स, तो ऐसे कुछ। ये फिंगर किधर पॉइंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो जिस तरफ मेरी ये उंगली पॉइंट कर रही है ना बच्चों, उस तरफ ही मेरा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रहेगी और उल्टी तरफ नेगेटिव टर्मिनल। तो ऑब्वियसली ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। चेक कर लो वापस से, FBI, F नीचे तरफ, B इधर की तरफ, I इधर प्लस टर्मिनल, इधर माइनस टर्मिनल। तो अगर देखा जाए तो R पर हायर पोटेंशियल, P पर लोअर पोटेंशियल, ठीक है, फाइन। बच्चों हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन किया, अब हम लोग कुछ वापस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में फैराडे लॉ और लेंज लॉ और साथ साथ मोशनल ईएमएफ और रोटेशन ईएमएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया था। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडक्टेंस पर बात करना। टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। मैं उन फॉर्मूला पे आने के पहले मैं ये बता दूं भाई इंडक्टर होते क्या है, किस तरह काम करते हैं, सो ऑन। तो भाई अगर किसी भी सर्किट में अगर ऐसा एक कॉइल लगा दिया जाए, और अगर यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस करंट की वजह से क्या होगा, यहां पर कॉइल अगर ऐसे है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, है ना। अब ये कॉइल जितना बड़ा होगा और जितना क्लोज रखा होगा उतना ज्यादा फ्लक्स यहां से पार कर पा रहा होगा। बात समझो, अगर यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी सर्किट का कोई पार्ट है हम लोग जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस करंट की वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस कॉइल के अंदर से पार कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे फ्लक्स लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है कि नहीं। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी ऑब्वियसली कितना बड़ा करंट है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना कि I अगर बड़ा है तो जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो बड़ा होगा, phi भी लिखते हैं बहुत लोग इसके, है ना।
5e, राइट, फ्लक्स लिंक बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं बच्चों यहां पर इस पर्टिकुलर कॉइल में सब मिला के n टर्न्स है, तो टोटल कितना फ्लक्स लिंक हुआ? अगर हर एक कॉइल से कोई 5 लिंक हो रहा है और ऐसे n टर्न्स रहे, टोटल फ्लक्स लिंक कितना हो गया? n टाइम्स 5b, ठीक है। तो मैं बोलता हूं करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा बड़ा b बनेगा उसी कॉइल के लिए, और करंट अगर छोटा होगा उसी कॉइल के लिए कम b बनेगा। कम b बनेगा मतलब उसी कॉइल पर फ्लक्स लिंकेज कम होगा, ठीक है ना। अगर मैं कॉइल फिक्स कर दूं तो बड़े करंट पर बड़ा फ्लक्स लिंकेज, छोटे करंट पर छोटा फ्लक्स लिंकेज उसी कॉइल के लिए, मैं कॉइल अगर चेंज ना करूं, ठीक है। कॉइल मतलब इस तरह का सर्कुलर शेप का, ऐसे कुछ एक सोलेनॉइड शेप का वायर अगर लगा दिया गया किसी भी बड़े सर्किटरी के अंदर। अब अगर यहां पर हम लोग बात करें उसी करंट के लिए अलग अलग शेप के कॉइल की, अब जरूरी नहीं कि कॉइल छोटा हो, कॉइल बड़ा भी तो हो सकता है ना, कॉइल बड़ा भी तो हो सकता है। हम लोग कहते हैं उसी करंट पर अगर कॉइल बड़ा रहेगा तो फ्लक्स लिंकेज ज्यादा बड़ा होगा, है ना। और वहीं पर उसी कॉइल उसी करंट के लिए अगर वही ये छोटा कॉइल होता तो फ्लक्स लिंकेज छोटा होता। तो इस यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी में इक्वल्स टू लगाते वक्त हम लोग यहां पर एक कांस्टेंट को लगाते हैं बच्चों। ये कांस्टेंट है L I इक्वल्स टू n5b, जहां पर ये L एक कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट के बारे में हम लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं। क्या भाई? ये L एक ऐसा कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो बताता है कि कितना तगड़ा फ्लक्स लिंक होगा पर एम्पियर करंट। मतलब मैं बताता हूं, मैं इन दो कॉइल में कंपेयर करूंगा तब मैं बात कर रहा हूं इस L की। मैं बोलता हूं अगर इसका L छोटा और इसका L बड़ा है, इसका मतलब उतने ही बड़े करंट में यहां पे फ्लक्स लिंकेज ज्यादा हुआ होगा और यहां पे फ्लक्स लिंकेज कम हुआ होगा, तब मैं बोलूंगा इसका L बड़ा है इसके L से, जहां पे L स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ, ये रहा वर्ड, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो मैंने दो बातें की। पहले मैंने बोला कि मैं अगर कॉइल फिक्स रखूं, ठीक है, और मैं करंट को अगर बड़ा करते जाऊंगा तो ऑब्वियसली इसी पर्टिकुलर कॉइल में B बढ़ेगा मतलब इसी कॉइल में फ्लक्स लिंक होगा। तो ऑब्वियसली करंट ज्यादा मतलब फ्लक्स लिंकेज ज्यादा, करंट कम मतलब फ्लक्स लिंकेज कम, ठीक है। फिर मैंने इक्वल्स टू लगाते मैंने कांस्टेंट लगाया और मैंने देखा एक नया कांस्टेंट जन्म लिया और मैंने इस कांस्टेंट को समझने की कोशिश किया। मैं देखा ये क्या है? फ्लक्स लिंक्ड पर एम्पियर करंट। पर ये जो टर्म बनाया गया पता है किसके लिए बनाया गया? अगर मान लो मेरे को डिफाइन करना है कि इस पर्टिकुलर कॉइल का L क्या है, जहां पे L स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे वो रेजिस्टर्स होते हैं, जैसे कैपेसिटर्स होते हैं बच्चों, वैसे एक और टर्म होता है इंडक्टर। हम लोग के इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में तीन मेन बोला जाए तो तीन मेन एप्लीकेशंस है, तीन एलिमेंट्स है रादर, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये हम लोग का तीसरा एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, ठीक है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो वहां पे डायोड्स की बात होगी, ट्रांजिस्टर्स की बात होगी, है ना। यहां पर इंडक्टर्स, कैपेसिटर और रजिस्टर की बात होती है इलेक्ट्रिकल में। तो मैंने बोला अगर यहां पर करंट, पर्टिकुलर कोई करंट फ्लो कर रहा है फॉर अ गिवन इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तुम ये करंट के लिए देखो यहां पे कितना फ्लक्स बह रहा है, टोटल फ्लक्स बाय पर एम्पियर करंट इज L, ठीक है। मैं बोलता हूं अगर उतने ही बड़े करंट पर यहां पर हम लोग करंट देते हैं और यहां फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगी, हम लोग कहेंगे यहां पे इंडक्टेंस ज्यादा है या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है, या फिर ये बड़ा इंडक्टर है, ये छोटा इंडक्टर है, ठीक है। बात समझ आ रहा है? तो बड़ा L मतलब अच्छा फ्लक्स लिंकेज, छोटा L मतलब कम फ्लक्स लिंकेज अपने ही करंट के वजह से, इसलिए नाम पड़ा सेल्फ इंडक्टेंस। नाम क्यों पड़ा? अपने ही सर्किट के करंट की वजह से, अपने ही सर्किट के एक एलिमेंट, जो एलिमेंट का शेप ऐसा कॉइल जैसा है, वहां पर फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, वो अपने ही सर्किट के करंट की वजह से अफेक्ट हो रहा है, इसलिए नाम दिया गया सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहां पर हम लोग करंट बढ़ाने लगे या करंट घटाने लगे, लेट से जो भी करते हैं, अगर बढ़ाते हैं घटाते हैं, इस करंट के बढ़ने की वजह से बच्चों क्या होगा? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक था वो बदलेगा। करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ना चाहेगा और करंट घटेगा तो फील्ड घटना चाहेगा। अगर यहां पर इस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर फ्लक्स बदलेगा, फील्ड बदला मतलब फ्लक्स बदला, जब कभी फ्लक्स बदलेगा बच्चों तो यहां पर क्या होगा? एक EMF इंड्यूस होगा, या तो ऐसा पोलैरिटी का या तो ऐसा पोलैरिटी का, यस और नो। अगर यहां पर फ्लक्स जो लिंक्ड है वो बदलता है तो उस फ्लक्स के बदलने के वजह से यहां पर एक EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ कहता है जब कभी कहीं पर फ्लक्स चेंज हो रहा होता है वहां पर एक EMF इंड्यूस होगा। तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाएगा अगर यहां पर करंट बदले तो,
क्यों? करंट बदला मतलब बी बदला, बी बदला मतलब फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदला मतलब वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये इंडक्टर के अक्रॉस एक पोलैरिटी या फिर एक बैटरी जनरेशन होगा, जिसका यहां पे फॉर्मूला लिखा गया, मैं एक बार फिर समझा देता हूं। अगर अपने पास एल आई इज इक्वल्स टू एन फाइव बी, ये एक्सप्रेशन है, और मैं बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर दूं, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी टी ऑफ नेट फ्लक्स, मैं एन फाइव बी को नेट फ्लक्स भी लिख सकता हूं। तो बच्चों ये नेट फ्लक्स ही क्या होता है, माइनस ई इक्वल्स टू एल डी आई डी टी, ठीक है ना। तो यहां पर ई क्या हो गया, माइनस एल डी आई डी टी। जहां बच्चों ये माइनस साइन का मतलब पता है क्या होता है, आई होप सब लोग समझोगे। डी टी ऑफ नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई मैंने लिखा, और ये ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई डी टी जो हम लोग लिख रहे हैं, जहां पर एल हम लोग जानते हैं एल एक नया एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट है, इसे कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये समझाता है कि कितना तगड़ा फ्लक्स लिंक होगा पर एम्पियर करंट। बड़ा एल बड़ा फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर करंट, छोटा एल छोटा फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर करंट, है ना। कम उसी करंट में अगर फ्लक्स लिंकेज ज्यादा हुआ बड़ा एल है, उसी करंट में फ्लक्स लिंकेज कम हुआ छोटा एल है, छोटा इंडक्टर है। तो अगर यहां पर करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज मान लो करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये एक ऐसा बैटरी बन जाएगा जो करंट को इंक्रीज ना करने दे, ये इंडक्टर। और अगर यहाँ पे करंट डिक्रीज कर रहा है बच्चों, वापस माइनस साइन का मतलब ये है कि अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो ये एक ऐसा इंडक्टर बन जाएगा जो करंट को डिक्रीज ना करने दे। मैं फटाफट इस बात को समझाता हूं। लेट से यहां पर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, लेट से करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, और अब यहां पे करंट बढ़ने लगा। तो बच्चों इसे एक ऐसा बैटरी बन जाना है जो बैटरी क्या करेगा, करंट को बढ़ने ना दे। बिकॉज करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा था और करंट बढ़ना चाह रहा है, तो ये एक ऐसा बैटरी बनेगा जो करंट को बढ़ने ना दे। और इस बैटरी की ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, सीधा एल डी आई डी टी, खत्म। माथा बच्चे मत लगाओ, मत देखो डी आई डी टी का साइन क्या नहीं है, ये माइनस साइन बस डायरेक्शन के लिए है, ये समझाने के लिए कॉज को अपोज करता है ये ईएमएफ इंड्यूस जो होता है। तो भाई अगर यहां पे करंट बढ़ रहा है तो ये एक ऐसा बैटरी बनेगा जो करंट को बढ़ने ना दे, तो इस तरह की पोलैरिटी आएगी। वहीं पर अगर यहां पर अगर करंट घट रहा हो, अगर यहां पर करंट घट रहा हो, तो ये एक ऐसा बैटरी बनेगा जो करंट को घटने ना दे। तो ये इसलिए ऐसा बैटरी बने जो सपोर्ट करेगा। अच्छा जो करंट फ्लो कर रहा है, अच्छा करंट कम हो रहा है, मैं एक ऐसा बैटरी बन जाता हूं जो करंट को सपोर्ट करे। और इसकी ईएमएफ क्या होगी, वापस एल डी आई डी टी वैल्यू के साथ, खाली मैग्नीट्यूड देखो और पोलैरिटी यहां से लगा लो। कोई भी न्यूमेरिकल जो बच्चों सॉल्व करना होगा हम लोग इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हें बस इसकी पोलैरिटी समझनी है और इसका वैल्यू एल डी आई डी टी से निकाल लेना है। खाली वैल्यू निकालो, मॉड लिख रहा हूं ना, खाली वैल्यू निकालो। समझ आ रहा है भाई? इस तरीके से हम लोग सेल्फ इंडक्टर के बारे में भी एक लॉजिक समझ सकते हैं, राइट। मैंने यहां पे बोर्ड में ना कुछ अगर इंडक्टर्स कॉम्बिनेशन में लगाया जाए तो क्या फॉर्मूला यूज होता है वो लिखा रखा है। हम लोग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर सीरीज में लगाए गए इंडक्टर माने L1 है ना, अगर L2 सीरीज में लगाए जाते हैं इस तरह, तो हम लोग बोलते हैं इसका इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस L2 प्लस L3, और वही पैरेलल में लगाया जाए तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। जैसे कि हम लोग रेशियोज में पढ़ते थे ना, वही सेम मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन रूल यहां पे इंडक्टर में भी लगता है। कुछ ऐसा खास अलग नहीं है। वहां पे रजिस्टर में क्या होता था भाई, एनर्जी जो था ना वो हीट फॉर्म में वेस्ट होता था। इंडक्टर में क्या होता है बच्चों, एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में स्टोर होता है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने के बाद ना याद रखना, किसी भी इंडक्टर का जनरल शेप सोलेनॉइड का होता है, तो कोई बोले अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग म्यू एन आई या म्यू नॉट एन आई बोल सकते हैं। जहां पे म्यू नॉट तो पता ही है, परमेबिलिटी कांस्टेंट, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, आई क्या है, जो करंट यहां फ्लो कर रहा है इस सोलेनॉइड के अक्रॉस। और ऐसे ही शेप को हम लोग इंडक्टर का भी शेप कहते हैं, है ना। एल जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, मीडियम एंड ज्योमेट्री डिपेंडेंट। याद करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मैं अगर बात करता हूं रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। तो हम लोग यही सबसे तो बताते हैं ना कि आर हुआ, कैपेसिटेंस हुआ, ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं सर्किट के। ये करंट पर और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, ये वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द वायर, चॉइस ऑफ मटेरियल, उन सब पर डिपेंड करता है। सिमिलरली इंडक्टर भी जो होता है ना, वो भी करंट पर या वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, वो तो एक प्रॉपर्टी है जो म्यू नॉट, मतलब यहां का अंदर का मीडियम क्या है, ठीक है ना, एन क्या नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, ए एरिया ऑफ दिस है ना, एरिया ऑफ दिस, एल क्या हो गया यहां का लेंथ, इन सब बातों पर डिपेंड करता है।
ठीक है ना, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। हम लोग इन सब पर डिटेलिंग करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग इन सब पर डिटेलिंग करेंगे, मैं इन सब पर और बातें करूंगा आने वाले दिनों में। आज बच्चों लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं क्लास को, हम लोग ठीक इसी के एप्लीकेशन से अगला वाला वीडियो स्टार्ट करेंगे और बचे हुए जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर डिटेलिंग करने वाले हैं। कोई भी डाउट रहे, कोई भी दिक्कत रहे, प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन करके बता सकते हैं। दिस मच, बाय बाय।